आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सॉलिड स्टेट लेजर, दैट इज एनडीआर लेजर, and the full form of this laser is neodymium ytterbium aluminium garnet, right? तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे रूबी लेजर, राइट, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर। और बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे ही हमें सारा कुछ जो लेजर को डिस्कस करना है उस कॉन्सेप्ट सेम ही करना है, राइट। जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ वो आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि कॉन्सेप्ट सेम है सारे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एनडीआर के बारे में। तो इन एनडीआर लेजर, राइट, अब एनडीआर ही इसको मैं ब्रीफ में बोलूँगा। नियोडाइमियम आयंस यानी कि Nd3+ आयंस एक्ट एज एक्टिव सेंटर्स। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक्टिव मीडियम भी आप बोल सकते हैं इसको। जो इसमें इस लेजर में जो एक्टिव मीडियम होगा दैट इज नियोडाइमियम आयंस Nd3+, राइट। Here Nd3+ ions are doped in ytterbium aluminium garnet। देखिए, एक तो होता है ytterbium और एक होता है yttrium। मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूं आपको, yttrium केवल Y होता है और ytterbium Y भी होता है, राइट। तो इसका कंफ्यूजन ना हो कभी अगर इसके प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाए तो, राइट। तो yttrium आप ध्यान रखिएगा। तो yttrium एल्युमिनियम गार्नेट क्रिस्टल्स में जो भी होस्ट मटेरियल्स है उसमें हमने नियोडाइमियम की डोपिंग करती है, रेयर एलिमेंट्स है, राइट, रेयर मेटल्स है Nd। Right. So in this process of doping, neodymium ions occupies the place of ytterbium ions, right? Ytterbium ions जो उसमें इस क्रिस्टल में है, YAG क्रिस्टल्स में जो yttrium है उसमें क्या करेगा कि ये जो डोपिंग हम करेंगे उसके प्लेसेस पे, क्योंकि वो याग जो है दैट इज द होस्ट मटेरियल, उसमें जब हम डोपिंग करेंगे तो उसके yttrium के प्लेस पे जाकर के नियोडाइमियम आयंस वहां पर प्लेस हो जाता है। So the doping concentration is about 0.7% by weight 1.4 into 10⁻26 atoms per cubic meter, राइट। तो आपको मालूम है कि डोपिंग कंसंट्रेशन अबाउट लेस देन 1% हम रखते हैं। प्रीवियस में 0.05% क्रोमियम का था, उसमें जो एक्टिव मीडियम था रूबी लेजर में, राइट। यहाँ पर 0.7%। तो ये डेटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। Neodymium ions have a set of 4 energy levels and hence NdR laser is a 4 energy level devices। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस में डिस्कस किए थे कि जिस भी हम एक्टिव मीडियम को लेजर सिस्टम में कंसीडर कर रहे हैं उस एक्टिव मीडियम के कितने हम एनर्जी लेवल्स को उसमें हम कंसीडर कर रहे हैं उसके एक्शन में, लेजर एक्शन में, उसके बेसिस पे हम लेजर को कहते हैं कि इधर वो 3 लेवल लेजर है या फिर 4 लेजर है। तो क्रोमियम के केस में हमने 3 लेवल लेजर कंसीडर किए थे, तो इसलिए वो 3 लेवल एनर्जी लेवल्स कंसीडर किए थे, तो इसलिए वो 3 एनर्जी लेवल्स हो गया था, राइट, वो लेजर रूबी लेजर। बट यहाँ पर हम इसके 4 जो नियोडाइमियम है दैट इज that have 4 energy levels, that's right, the NdR laser has 4 energy levels devices, right. So it is the Nd3+ ions present in the medium which are responsible for laser action। तो सिंपल सी बात है कि आपको मालूम है पहले से कि जो एक्टिव मीडियम है वो क्या है, एक्टिव मीडियम यहाँ पर नियोडाइमियम है। नियोडाइमियम ही यहाँ पर जो लेजर एक्शन में जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो नियोडाइमियम होगा। जिस तरह से वहाँ रूबी लेजर में क्रोमियम था उसी तरह से एनडीआर लेजर में नियोडाइमियम होगा, ठीक। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ब्रीफ में बता दिया कि उसके कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर में क्या क्या है, राइट। तो सो दैट कि आप उसको पॉइंट वाइज आप एग्जामिनेशन में फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो इसको मैं फिगर यहाँ पे एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, राइट। यहाँ पर आप एक बार चेकआउट कर लें, ये इसका फिगर है, कंस्ट्रक्शन है, राइट, एनडीआर लेजर का, और ये वर्किंग में एनर्जी लेवल डायग्राम, राइट। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें ये आप देख लें कि ये एनडीआर रॉड है,
राइट। ये फ्लैश ट्यूब है जिससे कि हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इलेक्ट्रोडल रिफ्लेक्टर यहाँ पर लगा है, राइट। और ये पावर सप्लाई है जिससे हम यहाँ पर इस फ्लैश ट्यूब को एनर्जी देंगे, तो ये फ्लैश ट्यूब इस रॉड को एनर्जी देगा, और फिर बाकी जो फिनोमेना होता है वो फिनोमेना इसमें जनरली होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर इमिशन होगा, राइट। इमिशन में दो तरह का इमिशन हो सकता है, वो सारा कुछ फिर से आप रिसॉल्व कर सकते हैं ऑटोमेटिक माइंड से, राइट। तो पहले हम इसको एक बार फॉलो कर दो कि इसमें इसके स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन में क्या है, राइट, पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट पॉइंट फिगर को तो रिप्रेजेंट कर दिया। द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स दैट कंसीडर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ NDF lasers are first that is laser rod parameters, दैट मीन्स कि जो हम उसमें रॉड यूज कर रहे हैं, एक्टिव मीडियम का एक्टिव क्रिस्टल का रॉड यूज कर रहे हैं, उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, लेंथ दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दैट इक्विवेलेंट टू 12 मिलीमीटर, राइट। तो हमने प्रीवियस में भी ऐसे ही इसके डायमेंशन हमने रॉड को रॉड शेप में ही उसमें यूज करते हैं, राइट। तो ये डायमेंशन ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट इज NDF rod and flash tube for pumping. जो हम flash tube या pumping यूज करते हैं, so that we can keep the population in certain condition, right, are enclosed in an elliptical cavity, right। ये सारे के सारा सेटअप एक रेजोनेंट कैविटी के अंदर इनक्लोज होना चाहिए, so that कि सारे के सारे फिजिकल जो फिनोमेना है उसमें हैपन होता है, ऑब्जर्व होता है। Both are placed at the foci of the ellipse of the maximum coupling of energy from pump to rod। तो इलेक्ट्रोड में दो फोकस होते हैं, राइट। तो एक फोकस पे हम फ्लैश लैंप को रखते हैं, दूसरे फोकस पे उसको रॉड को रखते हैं, सो दैट कि वो मैक्सिमम उसकी एनर्जी की कपलिंग हो पाए दोनों डिवाइसेस में, यानी कि फ्लैश ट्यूब में और जो रॉड है NDF रॉड है दोनों के बीच में, राइट। Next thing is optical cavity made formed by silvering the ends of laser rod, right। क्योंकि इसको हमें पॉलिश तो करना पड़ेगा, एक को 100% करना पड़ेगा और एक को पार्शियली पॉलिश करना पड़ेगा, राइट। तो ऑप्टिकल कैविटी may be formed by silvering the ends of laser rod, यानी कि NDF जो रॉड वहां पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं उसके दोनों साइड को हम उसको सिल्वरिंग कर देंगे, यानी सिल्वर से उसको कोट कर देंगे। There is another way to form a cavity where external mirrors are also used, right। हम external उसमें mirrors भी यूज कर सकते हैं कैविटी को फॉर्मेशन करने के लिए, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी लेजर को हम स्टडी करने जाएंगे तो उसमें बेसिक जो 3 कंपोनेंट्स ऑफ लेजर है उसको हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट इज एक्टिव मीडियम, राइट, सेकंड रेजोनेंट कैविटी एंड थर्ड वन इज पंपिंग, राइट। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, तीनों कंडीशन के बारे में हमने बात कर ली, यानी कि हमने लेजर के बारे में डिस्कस कर लिया, राइट। तो यहाँ पर हमने ऑप्टिकल कैविटी की बात कर ली, यानी रेजोनेंट कैविटी की बात कर ली, राइट। और एक्टिव मीडियम यानी NDF है, उसमें NDF रॉड है, उसमें जो एक्टिव मीडियम है दैट इज द मोडाइनम। So next thing is one of the mirror of optical cavity is fully silvered, यानी 100% रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि वो रॉड है तो उसमें अगर फोटोन इमिट होता है तो वो क्या होगा कि उसमें बैक एंड फोर्थ मोशन करता रहेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा जब तक कि उसकी एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई, दैट कंडीशन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड कंडीशन। थ्रेशोल्ड कंडीशन होगा तो इधर जो पार्शियली जो पॉलिश्ड है उस रीजन से वो फोटोन इमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, right। So as there is always some generation of heat during laser action, so cooling action is required, right। क्योंकि हमने बात कर रखे थे कि उसमें हीट भी जनरेट होगा, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एनर्जी वहां पर यूटिलाइज हो जाए, राइट। तो कूलिंग के लिए हम उसको प्रॉपर कूलेंट वहां पर यूज करते हैं, राइट। So the device can be cooled through air circulation or by water circulation। अगर हम cold air या फिर कोल्ड वाटर उसमें इंटर करा देंगे इनलेट से और आउटलेट से उसको पास आउट करा देंगे, तो जो भी हीट होगा वो एब्जॉर्ब होकर के आउटलेट से बाहर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। तो एडवांटेज यहीं पर पहले दे दिया है, पहले इसके हम कंस्ट्रक्शन के पार्ट को एक बार दोबारा बॉदर कर लेते हैं,
राइट। एक बार हमने चेकआउट कर लिया कि इसमें क्या क्या है, राइट। इलिप्सॉइडल रिफ्लेक्टर है दो, दोनों साइड, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, राइट। और सो दैट इसमें बैक एंड फोर्थ मोशन होगा इस सब्सटेंस के इनसाइड में, राइट, इस पूरे कैविटी के इनसाइड में। और ये फ्लैश ट्यूब यहाँ पर यूज कर रखे हैं, राइट। सो दैट ये फ्लैश ट्यूब क्या प्रोवाइड करेगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसमें जो एक्टिव, राइट। और यहाँ पर ये एनर्जी स्टोरेज के लिए कैपेसिटर यूज किया गया है, यहाँ पर पावर सप्लाई यूज किया गया है, बैटरी यूज किया गया है, यहाँ पर एक रेजिस्टर सर्किट, उसमें सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया है, राइट। अब क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली कि दिस इज अ 4 एनर्जी लेवल डिवाइस एंड वी आर यूजिंग 4 एनर्जी लेवल डिवाइस, तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे that will be consist of 4 energy levels E1, E2, E3, E4, right। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको सेट कर दूँ, शुरू कर दूँ, तो देखिए प्रॉपर ये दिखे आपको, बहुत ही ऐसे इजी है। कोई भी अगर आपने एक कोई लेजर को समझ लिए, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको सारे लेजर समझ में आ सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट लेजर अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट चेंज है, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, है ना। पॉपुलेशन इन्वर्जन की हम बात करें, पंपिंग की बात करें, राइट, या फिर हम उसमें स्टिमुलेटेड इमिशन की बात करें, तो सारे में सेम ही है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ग्राउंड स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको E1 से रिप्रेजेंट किया है एनर्जी लेवल, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है दैट इज N1 है। तो एक नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल्स है वो N2, उसमें नंबर ऑफ एटम्स है, और E2 उसके एनर्जी लेवल्स है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो E3 है, नेक्स्ट है E4 और E4 डैश, राइट। तो ये जो एक्साइटेड स्टेट्स है, एक्साइटेड स्टेट्स के हमें मालूम है कि एक्साइटेड स्टेट्स की जो लाइफ टाइम होता है दैट इज 10⁻⁻8 सेकेंड। यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डिस्प्ले में इशू आ रहा है, इसको बॉर्डर करने में, इसको थोड़ा और ठीक है। देखिए ये लाइफ टाइम जो है 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी कि यहाँ पर भी एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर एटम कितने टाइम स्टे कर सकता है, 10⁻8 सेकेंड स्टे कर सकता है। अभी मेटा स्टेबल स्टेट है, राइट। और मेटा स्टेबल स्टेट में जो लाइफ टाइम होते हैं एटम्स का, पार्टिकल्स का, दैट इज 10⁻³ सेकेंड, राइट। और यहाँ पर अगर हम उसको फ्लैश के थ्रू, पंपिंग के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो सेम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर जो भी एक्टिव मटेरियल है, उस एक्टिव मटेरियल यानी एक्टिव एटम है, एक्टिव पार्टिकल है, वो एक्टिव पार्टिकल क्या करेगा, उस सब्सटेंस में जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो वहां पर वो रहेगा नहीं, क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा। तो जिस भी वेवलेंथ का उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उस एनर्जी बैंड में वो ट्रांसमिट कर जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि E4 है दैट करेस्पॉन्ड टू 0.81 माइक्रोमीटर, एंड जो E4 डैश है दैट करेस्पॉन्ड टू 0.75 माइक्रोमीटर, राइट। So basically it is a energy bands and that is the absorption bands we can say, right। क्योंकि ये जाकर एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसमें ये ट्रांसमिट हो रहा है। तो अब हमें मालूम है, देखो ट्रिक में यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे में इसको भी डिस्कस करता हूँ, राइट। तो सेम ही कंसेप्ट है। अब हमें मालूम है कि यहाँ पर एटम्स जो आ गए, यहाँ से हम पंप करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस पंप करते जा रहे हैं, और ये एटम्स ऐसा थोड़ी है कि अब यहीं पर रहेंगे सारे, यहाँ पर आते जा रहे हैं, सारे के सारे नहीं, कुछ तो बने रहेंगे, राइट। दैट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्प्शन, राइट, कि किस टाइम पे कौन से एटम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो भी एटम्स यहाँ पर एब्जॉर्ब करें वो ट्रांजिशन कर रहे हैं, राइट। तो इंड्यूस्ड ट्रांजिशन कह सकते हैं हम, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन इसको कह सकते हैं, जो बेसिक फिनोमेना ऑफ बेसिक प्रोसेस में पढ़ रहे हैं। अब हमने कह दिया कि 10⁻⁸ सेकेंड यहाँ पर लाइफ टाइम होती है एटम्स की, तो यहाँ पर इस टाइम के बाद ये स्टे नहीं कर सकता है। तब यहाँ पर जो एटम्स है वो क्या करेगा, यहाँ से वो स्पॉन्टेनियसली डीके हो जाएगा और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने इतना टाइम कंप्लीट होगा, वो एटम दूसरे स्टेट में कोशिश करेगा ट्रांजिशन करने का, राइट। तो उसके नियर बाई जो स्टेट्स होंगे वो उसमें ट्रांजिशन कर जाएगा, और वहां पर देखेगा कि उसके पास लाइफ टाइम तो बहुत ज्यादा है इसके कंपेरिजन में,
10⁻³ सेकेंड है। और मेटास्टेबल स्टेट वही होते हैं जिनमें जिसकी लाइफ टाइम ज्यादा होती है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से जस्ट लोअर स्टेट्स होते हैं जिसको हम मेटास्टेबल स्टेट्स कहते हैं। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस के बारे में बात करते हैं कि इस रेडिएशंस को यहाँ पर भी जो रेडिएशंस यानी कि उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो हीट में कन्वर्ट हुआ एनर्जी, इसलिए हम उसको नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर एटम्स आ गए, राइट। अब यहाँ पर एटम्स आते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से पंप हो रहे हैं, यहाँ पर एटम आते जा रहे हैं। तो एक कंडीशन ऐसा होगा कि यहाँ पर जो एटम्स थे इनिशियली नॉर्मल कंडीशन में हमने बात की है कि N1 ग्रेटर देन N2 है ना, N1 ग्रेटर देन N2। मेरी राइटिंग इससे अच्छी नहीं है, फिर आप लोग समझ लेंगे कि N1 ग्रेटर देन N2 नॉर्मल कंडीशन है कि ये जो ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स थे, जब हम एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, फ्लैश नहीं उसके इंसिडेंट आ रहे थे, तब जो ग्राउंड स्टेट में एटम्स थे वो ज्यादा थे एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। राइट, जैसे ही हमने एनर्जी उसको इंसिडेंट करने लगे तो ग्राउंड स्टेट के एटम्स कम होने लगे, और यहाँ पर मेटास्टेबल स्टेट्स में यानी कि N3 स्टेट्स में यहाँ पर हम N2 की भी बात कर सकते हैं और N3 की बात, जनरली हम N3 की बात करेंगे क्योंकि मेटास्टेबल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, यानी N1 ग्रेटर देन N3 की हम बात करते हैं। जब यहाँ पर ये एनर्जी स्टार्ट हो जाएगा, पावर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो जाएंगे। दैट मींस की कंडीशन क्या हो गया, पॉपुलेशन में इन्वर्जन हो गया, यानी कि N3 ग्रेटर देन N1, N3 greater than N1, that is called population inversion, and that is the necessary condition for stimulated emission। यानी कि population inversion अगर नहीं होगा तो stimulated emission नहीं होगा, stimulated emission नहीं होगा तो लेजर का एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा, लेजर का एम्प्लीफिकेशन नहीं, लाइट का एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा, राइट। यानी कि जो फोटॉन से उसमें इमिट होंगे उस फोटॉन में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, राइट। जब फोटॉन में मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यानी कि उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो अब अगर प्रीवियस आपने लेक्चर लगा रखे हैं हमें, रूबी लेजर को मैंने डिस्कस करा था, उसको अगर समझ रखे हैं तो ये बहुत अच्छे समझ में आना है। देखिए मैंने जस्ट यहाँ पर वर्बली इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ अभी और इसको ये बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि यहाँ से कोई ना कोई एटम जो पहले सबसे पहले यहाँ पर आया, राइट, सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं इसको, वो स्पॉन्टेनियसली यहाँ पर डीके कर जाएगा, राइट, स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि उसके लाइफ टाइम 10⁻³ है, वो सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, स्पॉन्टेनियसली डीके करेगा तो वो तो एक फोटॉन इमिट करेगा इस एनर्जी के डिफरेंस के इक्विवेलेंट। तो ये फोटॉन क्या किया कि उस रॉड में, क्योंकि वो इनकोहेरेंट था, वो कोहेरेंट फोटॉन नहीं है क्योंकि स्पॉन्टेनियसली इमिट हुआ है ना, वो रैंडम फैशन में इमिट हुआ है, तो वो क्या करेगा उस कैविटी के इनसाइड में, उस रॉड के इनसाइड में बैक एंड फोर्थ मोशन करता रहेगा, ऑलराइट। और बैक एंड फोर्थ मोशन के दौरान ही क्या करेगा कि वो कोलाइड कर सकता है इस एटम्स को जो कि जिनका लाइफ टाइम कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या करेगा कि इसको स्टिमुलेट कर देगा, इस एटम को स्टिमुलेट कर देगा, और ये स्टिमुलेट होकर के फिर ये एटम क्या करेगा, वो यहाँ पर ट्रांजिशन कर जाएगा, और ट्रांजिशन करेगा तो फिर ये एटम तो फोटोन इमिट किया ही, राइट। ये एटम अगर यहाँ से ट्रांजिशन किया, क्योंकि एक्साइटेड एटम है, तो ये ट्रांजिशन करेगा तो इसमें भी एक फोटोन इमिट होगा। तो ये यहाँ समझने वाली बात है कि फोटोन जो यहाँ पर स्टिमुलेटेड केसेस में इमिट हो रहा है, उस केस में यानी कि इसमें आउटपुट में जो फोटॉन की यानी कि लाइट जो हमने उसको प्रोवाइड किए थे उसका एम्प्लीफिकेशन तभी होगा जब जो स्टिमुलेटेड जो स्पॉन्टेनियस इमिटेड फोटॉन था वो इसके साथ फेज में हो। फेज यानी समझ सकते हैं कि वो सेम फेज में हो, सेम फेज में, उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं हो, उसका नेचर सेम हो, तब वो क्या करेगा कि वो कंबाइन हो सकता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अगर वो अपोजिट फेज में होगा तो क्या होगा कि वो फिर से दोबारा ट्राई होगा कि वो सेम फेज में हो जाए, यानी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, दोबारा वो स्टार्ट होगा प्रोसेस। तो जनरली इस तरह से। तो अब क्या होगा कि ये दो फोटॉन्स हो गए, अब ये दो फोटॉन्स बैक एंड फोर्थ इसमें मोशन करते जाएंगे और फिर स्टिमुलेट करेंगे, इससे कोलिजन करके स्टिमुलेट करके, और फिर दो एटम्स को इससे नीचे ट्रांजिशन कर सकते हैं। ये जस्ट हम समझने के लिए ऐसा एक से स्टार्ट कर रखते हैं, राइट। जो यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल फोटोन की बात करते हैं वही स्पॉन्टेनियस इमिटेड फोटोन होता है, राइट। हम ऐसा नहीं कि हमने
उस सब्सटेंस में एक फोटोन इंटर करा दिए, नहीं ऐसा नहीं है, वो इनसाइड द सब्सटेंस में स्पॉन्टेनियस फोटोन होता है, राइट। तो वो दो फोटोन क्या करे, दो को और ट्रांजिशन करा दिए थे, यानी कि दो और फोटोन इंसिडेंट हो गए, राइट। तो यानी कि 4 फोटोन हो गए, 4 को फिर क्या करेंगे 8 हो जाएंगे, 8 को फिर 16 हो जाएंगे, 16 से 32 हो जाएंगे। इस तरह से ये इंक्रीज होते जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी कि पहले एनर्जी h था, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर 4 से मल्टीप्लाई हो गया, इस तरह से इंक्रीज होते गया। तो जब इस कैविटी के इनसाइड में जो थ्रेशोल्ड कंडीशन हमने पढ़ रखे थे कि एक थ्रेशोल्ड कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो इसके जो पार्शियली रिफ्लेक्टर है और ये तो कंप्लीटली है, इधर से तो पास आउट हो नहीं सकता, जो पार्शियली ट्रांसमिशन है, पार्शियली रिफ्लेक्टर है, उससे क्या होगा, उसकी एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं लेजर, और वो हाईली इंटेंस होगा, राइट। हमने बहुत ही फास्ट, अब देखिए अभी ये कहानी कंप्लीट नहीं, अभी यहाँ पर एटम आ गया, राइट, T2 पे, तो यहाँ से फिर स्पॉन्टेनियसली ये डीके होते रहेंगे, और स्पॉन्टेनियसली डीके होगा क्योंकि हम यहाँ पर मेटास्टेबल स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं, राइट। तो ये स्पॉन्टेनियस, तो इस जो एनर्जी का होगा इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो डिवाइस में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कूलिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, इधर हम एयर यूज कर सकते हैं या फिर उसमें वाटर यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी कहानियां आप एग्जामिनेशन में इसको राइट कर सकते हैं, राइट। और इस सारे के सारे लेजर में सेम कॉन्सेप्ट आपको चलना है, तो फिर भी मैं यहाँ पर जो मैटर ये लिखा है इसको एक बार जस्ट रीड आउट कर देता हूँ, राइट। So the energy level diagram of ND-arc laser that is represented here. It is a 4-level laser system, right, and therefore required lower pumping energy than UV laser, right। क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किए थे कि जो 3-level लेजर डिवाइसेस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जबकि इसमें 4 एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी है वो लेस होती है। There are 2 wide energy bands E4 and E4 dash which are centered at this micrometer and 0.81 micrometer respectively. So basically this is a wavelength of that particular photon जो इंसिडेंट हो रहा है, और पार्टिकुलर फिर वो एनर्जी में ट्रांसमिट होगा, तो E इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट वेवलेंथ है, right? So to pumping, the ND ions are excited to the multiple energy state E4 and E4 dash, right? Pumping हमने किया, यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड किया इसको, तो ये जैसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, आप जैसे मर्जी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर भी फोटोन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आज समझ सकते हैं आप इसको कि यहाँ पर एटम प्रेजेंट है और इस पे हम फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं, यानी कि फ्लैश ट्यूब से यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, तो उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके आगे मूव कर रहे हैं, राइट। तो डिफरेंट मल्टीपल एनर्जी स्टेट्स में यानी E4 और E4 डैश में वो ट्रांजिशन कर गए, यानी कि इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन हो गया या फिर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हम कह सकते हैं, फर्स्ट फिनोमेना हमने उसमें फॉलो कर दिया, राइट। और xenon flash lamp is generally used for pumping process, right। यहाँ पर xenon flash lamp xenon basically gaseous है, राइट। तो उस ट्यूब में होगा, तो ट्यूब में हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो डिस्चार्ज होगा, राइट। तो डिस्चार्ज होगा तो हमें लाइट प्रोड्यूस करेगा, लाइट हमें इंसिडेंट मिलेगा, तो वो लाइट उस मटेरियल पे इंसिडेंट होगा, राइट। So the lifetime of excited dianium ions in E4 and E4 dash is very short, and that is 10 to the power minus 8 seconds, and they spontaneously decay to metastable state E3, also called upper laser level, right? Having large lifetime, that is 10 to the power minus 3 seconds, as the answer stays at E3 for a longer lifetime. वो same बातें कही जो previous UV laser में discuss किए थे, राइट। जस्ट वहां पर एनर्जी लेवल्स वहां पर 3 था, तो यहाँ पर 4 हो गया, आप ये कंपैरिजन भी बॉर्डर कर सकते हैं, राइट। सो इट लीड्स टू पॉपुलेशन इन्वर्जन, दैट इज N3 ग्रेटर देन N2, तो यहाँ पर माइनस का मिस्टेक हो गया है। इवन हम कह सकते हैं, मेजर मिस्टेक नहीं है कि हम इस यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि N2 ग्रेटर देन N3, ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि N2 ग्रेटर देन, ये गलत हो गया, N3 ग्रेटर देन N2, राइट, और N1, है ना, दोनों से हम कह सकते हैं, राइट।
population inversion condition हो गया during the transition from E4 or you can say E4 dash to E3, the emission are non-radiative and energy is released to the crystal lattice, right? Crystal lattice में वो energy released हो गया क्योंकि non-radiative transition हो गया. As the population inversion is achieved between the E3 and E2, right? E3 और E2 energy state में population inversion की condition हम बात कर रहे हैं, right? तो जनरली आप अगर N3 greater than N2 लिखेंगे तो ज्यादा ही सही होगा, right? So this leads to laser action having laser line of wavelength 1.06 micrometer. यानी कि यहाँ पर ये डेटा जो रिप्रेजेंट किया गया है 1.06 माइक्रोमीटर, इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेंगे 106 ये आप कन्वर्ट कर लेंगे तो कितने एंगस्ट्रॉम का इससे लेजर मिलेगा. तो यहाँ पर जो फोटोन जो इमिशन कराया गया है यहाँ पर लिखा भी गया है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.06 micrometer, right? So from E2 there is a transition non-radiative to ground state energy E1 and energy once again is transferred to the crystal lattice, right? तो दो केसेस में crystal lattice में एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है जब E4 से E3 में यानी non-radiative ट्रांजिशन हो रहा है, right? और E2 to E1 यानी ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है तो वो एनर्जी किसमें ट्रांसमिशन हो जा रही है, ट्रांसफर हो जा रही है क्रिस्टल lattice में, यानी कि वो हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट? सो अभी तो नहीं कह सकते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट. अभी इसमें हम यूजेस बॉदर कर लेते हैं, हमारे पास तो अभी टाइम है. एडवांटेज इसके, राइट, ऐसे यूजेस में हम लोग एप्लीकेशंस बहुत ही डिटेल में तो मैं ऐसा रिकॉर्डेड लेक्चर पे ही नहीं रिप्रेजेंट कर रखा हूँ, बट आप लोग को मटेरियल गूगल क्लासरूम को प्रोवाइड कर रखा हूँ. आप आई होप कि उसको पढ़ रखे हैं कि पूरे लेजर्स का जो भी हमें पढ़ना है, इवन नहीं भी पढ़ना है उसका भी आपने एप्लीकेशन लेजर्स का बहुत अच्छे से तैयार कर रखे हैं. तो एडवांटेज ऑफ NDR लेजर्स, फर्स्ट इज इट इज यूजफुल इन फाइबर ऑप्टिक सिस्टम. आपने फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स जो हमारे घरों में सिग्नल्स ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, राइट? जो केबल्स होते हैं टीवी का, राइट? इवन आजकल जियो फाइबर्स जो आप कहते हैं ना, तो वो ऑप्टिकल फाइबर ही एक तरह से है, राइट? जिसमें सिग्नल तो उसमें मतलब जनरली उसमें हम लेजर नहीं यूज करते हैं, बट फाइबर ऑप्टिक सिस्टम्स में हम NDR लेजर्स को यूज करते हैं, राइट? The laser output is of pulsed mode when xenon flash tube is used for pumping, but output is of continuous mode when tungsten halide incandescent lamps are used, right? अगर हम xenon flash lamp यूज कर रहे हैं, right, तो वो क्या होगा कि पल्स मोड में होगा. अगर हमने ये इस टाइप का लैंप यूज कर लिया तो उसमें कंटिन्यूअस मोड में हमें लेजर मिलना है, right? Third thing is using NDR laser output power of more than 1 kilowatt can be generated, right? 1000 वाट हम इसकी एनर्जी पावर हमें जनरेट कर सकते हैं, आउटपुट पावर जनरेट कर सकते हैं NDR लेजर, राइट? तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर हम बॉर्डर कर लेते हैं, इसके यूजेस को एक बार इक्वल कर लेते हैं. these lasers are used in material processing, right? यानी मटेरियल प्रोसेसिंग का मतलब क्या कि स्ट्रेंथ वगैरह चेक करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. दे आर यूज्ड इन, यानी कि इंडस्ट्री में हम कह सकते हैं इसको यूज करते हैं. दे आर यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड इन डिफेंस एप्लीकेशंस. न्यूक्लियर फ्यूजन में भी यूज करते हैं और डिफेंस एप्लीकेशन में यूज करते हैं NDR लेजर को. फाइंड एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड. देयर एनर्जी इज टू बी डिलीवर्ड टू अ पर्टिकुलर लोकेशन इन द बॉडी, राइट? मेडिकल फील्ड में NDR लेजर को यूज करते हैं. मान लीजिए कि कहीं पर सर्जरी करना है और वो इस एनर्जी को किसी पार्टिकुलर लोकेशन में बॉडी के ट्रांसमिशन करने हैं, तो NDR लेजर से हम उससे उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं. दे आर आल्सो यूज्ड इन रजिस्टर्ड ट्रेनिंग, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म है, आप इसको गूगल कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर हमने लेजर सॉलिड स्टेट लेजर जो है उसमें रूबी लेजर हमने प्रीवियस लेक्चर में बॉर्डर कर लिए, आज लेक्चर में NDR लेजर बॉर्डर कर लिए, राइट? और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज गैसियस लेजर, और उसमें जो हमारे सिलेबस में है वो दो टॉपिक जैसे हीलियम नियॉन लेजर है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है,
तो उसको डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल कंप्लीट हो जाए। राइट, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इसका मतलब कि आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। राइट, और देखिए सिंपल सा मतलब इसमें मैं बिल्कुल क्लियरली कह दूं कि अगर आपको बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेजर और बेसिक फिनोमेना, बेसिक प्रोसेस, है ना, ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई है, नहीं पढ़े हैं, तो फिर ये आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा। अगर इनको आपने समझ लिए, पढ़ लिए, राइट, फिर तो आपको खुद फील होगा कि ये बहुत ही ईजी है। राइट, तो आज के लिए इतना ही।